ओके, सो आज हम लोग पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इस चैप्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू पीपल. सो या सो दिस इज पीजीबीपी. पीजीबीपी का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट्स एंड गेन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, राइट. यानी कि जो भी प्रॉफिट हमें होता है उसके प्रोविजंस कैसे करते हैं, तो किस तरीके से हम लोग इसकी उसमें इनकम हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट. सो प्लीज कैरी योर नोटपैड एंड पेन विद यू पीपल, क्योंकि नोटपैड एंड पेन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है. आपको बहुत सारी चीजें नोट भी करनी पड़ेंगी, राइट. सो अगर आप लोग रेडी हैं पेन और पेपर के साथ, तो प्लीज टाइप रेडी इन द कमेंट बॉक्स, राइट. एंड टेक दिस क्लास एज ए सीरियस वन, क्योंकि ये क्लास एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. ओके, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ. दिस इज वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्लास. ओके, थ्योरेटिकल है बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, आपको मजा आएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग इनकम टैक्स प्रैक्टिस. तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, राइट. दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. ओके, सो ये कुछ सेक्शंस है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. पीजीबीपी के अंदर जो हम लोग सेक्शंस पढ़ते हैं वो ये सेक्शन 28 से हम लोग 44 तक सेक्शंस हमें पढ़ने होते हैं. यानी कि अगर हम लोग बोले कि पीजी, यस बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी. इसके जो सेक्शंस हैं 28 टू 44, ये सेक्शंस हमें यहाँ पर पढ़ने हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो सेक्शन पढ़ते हैं उस सेक्शन का नाम होता है 28, सेक्शन 28, राइट. जब भी हम लोग कोई भी हेड करते हैं, किसी भी हेड के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो भी सबसे पहला सेक्शन होगा उसमें हमेशा लिखा होगा क्या, चार्जेबिलिटी के बारे में. चार्जेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चार्जेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर इनकम किन कंडीशंस में किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर टैक्सेबल होगी. जैसे आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया था, सैलरी में मैंने आपको बताया था सैलरी इनकम क्यों होती है, कब मिलती है, मतलब कौन सी इनकम को हम लोग सैलरी इनकम मानते हैं, जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, राइट. और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए. ये दोनों कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इसी तरीके से बिजनेस की भी कुछ कंडीशंस है जो हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, चार्जेबिलिटी के अंदर. यानी कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो हम लोग बिजनेस हेड के अंदर टैक्स करते हैं, राइट. सो लेट मी टेल यू अबाउट दैट कि कौन कौन सी इनकम है जिनको हम लोग बिजनेस में टैक्स करते हैं. ओके, अब अगर हम लोग बात करें बिजनेस हेड की इनकम की, इसमें सबसे पहली जो इनकम है बिजनेस इनकम है, राइट. अब बिजनेस क्या होता है? अगर आप ट्रेड करते हैं, ट्रेड, राइट, आप मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके, तो इन इस टाइप के बिजनेस, मतलब अगर इस टाइप की कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस इनकम, राइट. इवन इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन को भी बिजनेस इनकम माना जाता है. स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस क्या होता है आप लोगों को मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें आप एक्चुअली किसी गुड्स में आप डील नहीं कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप गोल्ड परचेज करते हो, राइट, गोल्ड परचेज करते हो, उसको अपनी शॉप पर रखते हो और उसको सेल करते हो अपने शॉप से, राइट. इसको हम लोग बिजनेस बोलेंगे क्योंकि आप कमोडिटीज में डील करते हैं, राइट. लेकिन अगर आप गोल्ड की वैल्यू में पैसा लगाते हैं, गोल्ड की वैल्यू में पैसा लगाते हैं बिना गोल्ड बाय किए, यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में गोल्ड की वैल्यू पे पैसा लगा रहे हैं, आज मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा और आपने 1 महीने के बाद उस गोल्ड की वैल्यू, मतलब आपने गोल्ड के पेपर खरीदे एक तरीके से, राइट, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड खरीदा, 1 महीने के बाद उसके प्राइसेस बढ़ गए, आपने बेच दिया. तो आप क्या कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन. स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर टाइप की कमोडिटी में उसकी वैल्यू में डील कर रहे हैं. दैट मींस यू आर डूइंग यू आर प्लेइंग ए टाइप ऑफ गैम्बलिंग, एक टाइप की गैम्बलिंग कर रहे हैं. और स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन आप कोई ऐसी कर रहे हैं तो दिस इज नोन एज इनकम फ्रॉम बिजनेस, राइट, इफ इट इज ए पार्ट ऑफ योर बिजनेस. ओके, अगर आप इसको एज ए बिजनेस करते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, राइट. अगर आप शेयर्स में डील कर रहे हैं, शेयर्स में, ओके, तो उसके ऊपर आपको क्या होता है, कैपिटल गेन, राइट. लेकिन आप कोई स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन करते हैं
किसी कमोडिटी की वैल्यू में आप डील करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स क्या होते हैं कि आप अगर एक्सपोर्ट करोगे ज्यादा से ज्यादा तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, ठीक है। और बहुत सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी होते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करने के ऊपर गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है, राइट। अब आपके माइंड में आएगा कि मतलब अगर हम लोग हमें कोई गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है तो वो कौन सी इनकम होती होगी, राइट। आता होगा आपके माइंड में, कभी भी आपने सुना होगा या आपके माइंड में आया होगा कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, आप बिजनेस कर रहे हो, एक्सपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे रही है, तो इन दैट केस उससे आप कहाँ टैक्स करोगे? तो उससे हम लोग कहाँ टैक्स करेंगे? बिजनेस में टैक्स करेंगे, राइट। ऑलराइट। इसके अलावा प्रोफेशनल गिफ्ट्स। प्रोफेशनल गिफ्ट्स क्या होते हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। देखिए, प्रोफेशनल गिफ्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट, और आप किसी कंपनी की ऑडिट करते हैं, ओके, तो आपको क्या देगी कंपनी? ऑडिट फीस देगी, राइट। लेकिन अगर ये कंपनी आपका आपका मान लीजिए इनकम टैक्स आपका पे कर देती है, राइट, एज ए गिफ्ट, वो बोलते हैं चलो हम आपका इनकम टैक्स, इस बार का इनकम टैक्स हम पे कर देंगे, ओके। सो दिस इज ए काइंड ऑफ प्रोफेशनल गिफ्ट, ओके। अगर आपको ऐसे कोई प्रोफेशनल गिफ्ट मिलता है तो उसे भी हम लोग क्या मानेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ओके। यानी कि अगर एज ए गिफ्ट कुछ मिल रहा है तो दैट विल बी प्रोफेशनल गिफ्ट है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप इस कंपनी के ऑडिटर है, इसकी वजह से वो गिफ्ट आपको मिल रहा है। सो दिस टाइप ऑफ गिफ्ट इज टैक्सेबल इन द हेड ऑफ बिजनेस और इन द हेड ऑफ प्रोफेशन। बिजनेस या प्रोफेशन में वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा तो नॉन कंपीटिंग फीस। नॉन कंपीटिंग फीस क्या होती है? अब मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ओके, आप उस कंपनी को छोड़ देते हैं, यू लीव दैट कंपनी, यू रिजाइन फ्रॉम देयर, ओके। और ये कंपनी बोलती है कि आप जा तो रहे हो लेकिन आप हमारे यहाँ पर जो काम होता था उस काम को आप नहीं करेंगे, ओके। अगर आप हमारे कंपटीशन वाला बिजनेस नहीं करते तो उसके लिए हम आपको कंपीटिंग नॉन कंपीटिंग फीस देंगे। उनको लगता है कि ये जो एम्प्लॉय है ये बाहर जाके अपना धंधा शुरू कर देगा, ओके, और हमारे क्लाइंट्स ये अपने पास अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, हमें compete कर सकता है। तो कंपनी क्या देती है? उसको नॉन कंपीटिंग फीस देती है, ओके। अब नॉन कंपीटिंग फीस मिल रही है उसको, नॉन कंपीटिंग फीस टैक्स होगी क्योंकि वो उस बिजनेस को ना करने की वजह से उसे पैसा मिल रहा है। बिजनेस करने की वजह से पैसा मिल रहा है, वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस। किसी बिजनेस को नहीं करने का पैसा मिल रहा है, सो इट इज ऑल्सो टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ओके। इसके अलावा होता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ध्यान रखिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। आई होप आप लोगों ने इस टर्म के बारे में पहले नहीं सुना होगा, राइट। अभी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? अब मान लो एक कंपनी है, राइट, एक कंपनी है, उस कंपनी में एक मैनेजर है या कोई एम्प्लॉय है विच इज ए की मैन फॉर द कंपनी। की मैन मतलब कंपनी को लगता है कि उसकी वजह से काम चल रहा है, अगर इसको कुछ हो गया तो शायद हमारा काम धंधा बंद हो जाएगा, ओके। ही इज ए की मैन, मेन बंदा जिसको बोलते हैं जिसकी वजह से काम चल रहा है कंपनी का, दैट इज ही, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज की मैन, ओके। या दिस इज अ लाइव क्लास लोकेश, हाउ कैन यू आस्क दिस? ओके, सो की मैन क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है तो कंपनी क्या करवा लेती है? उस एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवा लेती है, राइट। कंपनी उस पर्सन का इंश्योरेंस करवा लेती है। और जब भी कंपनी उस पर्सन का इंश्योरेंस करवाती है, अब इस केस में क्या होगा? मान लो इस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, राइट, इस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के केस में ये पैसा किसको मिलना चाहिए? इस इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलना चाहिए? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, हु विल गेट दिस मनी? लीगल हेयर्स, कंपनी को मिलना चाहिए ना। मैं अपने नुकसान से बचने के लिए मैं अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा रहा हूँ, राइट, अपने नाम पे करा रहा हूँ, राइट। तो किससे मिलना चाहिए पैसे? कंपनी को मिलना चाहिए।
लीगल हेयर्स को क्यों मिलेगा? लीगल हेयर्स को अगर मिलना होता तो वो एम्प्लॉय खुद इंश्योरेंस कराता ना। कंपनी क्यों इंश्योरेंस करा रही है? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर? ओके। अब ये जो डेथ के टाइम पर इंश्योरेंस का जो पैसा मिलेगा कंपनी को, इंश्योरेंस का जो पैसा मिलेगा वो कंपनी के लिए इनकम माना जाएगा। कौन सी इनकम माना जाएगा? बिजनेस इनकम। राइट, क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज टाइप सीएल इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पैसा है इंश्योरेंस का पैसा कंपनी ना ले। राइट, कंपनी ऐसा भी कर सकती है वो खुद। अब देखो, मान लो कई साल हो गए उस एम्प्लॉय को उस कंपनी में काम करते हुए, कई साल हो गए, कंपनी ने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, और कुछ सालों के बाद अब क्योंकि कंपनी एस्टैब्लिश हो गई है, अब जो कीमैन का इंश्योरेंस होता है वो कंपनी क्या कहती है, हम लोग इस पैसे को नहीं रखते, हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग उसकी फैमिली को दे देते हैं वो पैसा। राइट, अगर उसकी फैमिली को ये पैसा मिलता है तो किसकी इनकम है? फैमिली की है या कंपनी की है? प्लीज टेल मी। अगर एम्प्लॉय की डेथ के बाद वो पैसा कंपनी की फैमिली को मिलता है, उस एम्प्लॉय की फैमिली को मिलता है, फैमिली इनकम है। राइट, फैमिली के लिए कौन सी इनकम है? कौन से हेड में टैक्स होना चाहिए? प्लीज टेल मी, कौन से हेड में टैक्स होना चाहिए? अदर सोर्सेस। राइट, कहाँ टैक्स होना चाहिए? अदर सोर्सेस। ओके। इसके बाद है रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, मुझे अब एक, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, देयर इज ए पार्टनरशिप फर्म। ओके, इस पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए 3 पार्टनर हैं। ओके, अब इस फर्म को, आपको याद है वो पार्टनरशिप अकाउंट आप लोगों ने किया होगा? पार्टनरशिप अकाउंट में होता था ना, एक अकाउंट बनाते थे हम लोग पार्टनर्स के लिए, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंट बोलते थे उसे? क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बोलते थे, कुछ कुछ नाम था उसका। डू यू रिमेम्बर दैट? पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर कौन सा अकाउंट होता था वो? प्लीज टेल मी। एप्रोप्रिएशन, या प्रॉफिट एंड, उसमें उसे बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट, अब मान लीजिए हम ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता था? मान लो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लेट सपोज 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ओके, अब कंपनी क्या करती है? ए को दे देती है 10 लाख, बी को दे देती है 10 लाख। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी नाम से दे सकती है। कैसे? ये एज ए सैलरी, मतलब पार्टनर को एज ए सैलरी भी दे सकती है, एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट भी दे सकती है। राइट, मतलब किसी भी नाम से दे सकती है, रेम्यूनरेशन बोलते हैं इसको। ओके, ऐसा होता है ना। अच्छा, ये जो 50 लाख रुपए है ये फर्म की इनकम है, 50 लाख रुपए फर्म की इनकम है। अब मान लो 10-10 लाख रुपए तीनों पार्टनर्स को दे दिया। ओके, ए बी सी, ये रेम्यूनरेशन दे दिया फर्म ने, इन तीनों को रेम्यूनरेशन दे दिया। अब जो 20 लाख रुपए बचा, ये जो पार्टनरशिप फर्म है इस 20 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देगी। ओके, और ये पार्टनर्स जिनको 10-10 लाख रुपए मिला वो 10-10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देंगे। ओके, तो ये तो आप समझते हैं। राइट, अब ये जो इनकम है इनकी पार्टनर्स की, सैलरी की तरह मिल रही है इनको। राइट, तो इनके लिए कौन से हेड में टैक्सेबल होना चाहिए? प्लीज टेल मी, कौन से हेड में टैक्सेबल होना चाहिए? सैलरी? Manish is saying salary. No, this will not be called as salary. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक्चुअली ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या जॉब कर रहे हैं इस फर्म में, या ऑनर है इस फर्म के? प्लीज टेल मी। दे आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, ऑनर ऑफ द फर्म। राइट, तो इनको इस पार्टनरशिप फर्म से जो भी इनकम होती है उनके लिए कौन सी इनकम होगी? बिजनेस इनकम। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए ये हमने चार्जेबिलिटी की कंडीशन पढ़ी कि कौन कौन सी इनकम, इनकम फ्रॉम, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी वो हमने पढ़ा सेक्शन 28 के अंदर। राइट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, सेक्शन 29।
सनी, कंपनी के केस में पार्टनर कौन होता है? हु इज द पार्टनर? एक्टिव पार्टनर है, सैलरी मिलती है तो भी वो बिजनेस में टैक्सेबल होगी हनुमान। इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल इन बिजनेस, नॉट सैलरी। चाहे एक्टिव हो, अगर एक्टिव है सैलरी मिल रही है, नाम सैलरी है उसका, लेकिन रेम्युनरेशन इज रनिंग। बताओ, अगर एक कंपनी है तो कंपनी के केस में हु इज द पार्टनर? हु इज द पार्टनर? कंपनी के केस में कौन पार्टनर होता है? प्लीज टेल मी। शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर को कभी सैलरी नहीं मिलती। शेयर होल्डर को कभी सैलरी नहीं मिलती। शेयर होल्डर को हमेशा क्या मिलता है? क्या मिलता है? डिविडेंड, राइट। प्रॉफिट में से क्या मिलता है? डिविडेंड। ओके। और डिविडेंड इनकम कहां टैक्सेबल होती है? अदर सोर्सेस में। डायरेक्टर तो जॉब करता है ना, डायरेक्टर को जॉब होती है तो सैलरी, राइट। सर पार्टनरशिप फॉर्म किस अमाउंट बिजनेस में दिखाए? हाँ, पार्टनरशिप फॉर्म किस अमाउंट बिजनेस में दिखाना है? देखो मैंने वही बताया ना आपको, 50 लाख रुपए जो प्रॉफिट था वो बिजनेस का प्रॉफिट था, लेकिन उसमें से 30,000 रुपए अप्रोप्रिएट कर दिए, तो 20 लाख रुपए जो है, इस 20 लाख रुपए के ऊपर फर्म को टैक्स देना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को। क्लियर है? रेम्युनरेशन, देखो रेम्युनरेशन इज अ नेम। कुछ भी देना किसी को, उसको हम लोग बोलते हैं रेम्युनरेशन। ओके। सैलरी इज द पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन। ओके, सैलरी इज ए टाइप ऑफ रेम्युनरेशन। डायरेक्टर सैलरी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं डायरेक्टर। ओके, डायरेक्टर दो तरीके से सैलरी लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायरेक्टर दो तरीके से सैलरी लेते हैं। एक जिसे बोलते हैं हम लोग सैलरी। ओके। जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, वो लेते हैं सैलरी, फुल टाइम जॉब में होते हैं वो, फुल टाइम। ठीक है। अगर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, फुल टाइम जॉब करता है, सैलरी लेता है, तो कहाँ टैक्सेबल होना चाहिए? प्लीज टेल मी, कहाँ टैक्सेबल होना चाहिए? इनकम फ्रॉम सैलरी में होना चाहिए ना। ओके। और दूसरे टाइप की जो फीस होती है, दूसरे टाइप की जो सैलरी होती है, उसे हम बोलते हैं सिटिंग फी। डायरेक्टर्स की सिटिंग फी। सिटिंग फी मतलब कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं और उस मीटिंग अटेंड करके चले जाते हैं, मतलब आप फुल टाइम जॉब नहीं करते हो, सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाया जाता है। ओके। तो ऐसी फीस को कहां पर टैक्स करेंगे? प्लीज टेल मी, कहां टैक्स होने चाहिए? नॉट बिजनेस, इट विल बी टैक्सेबल इन अदर सोर्सेस। ओके, क्लियर है? ओके। सो देखिए, सेक्शन 28 में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस। सेक्शन 28 में हमने पढ़ा कि बिजनेस इनकम कौन कौन सी इनकम होती है। सेक्शन 29 के अंदर हम लोग कंप्यूटेशन करना सीखेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हाउ यू कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैसे कंप्यूट करते हैं। देखिए, एवरीथिंग जो मैं आपको यहाँ पर जो भी चीजें बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आईटीआर 3। आईटीआर 3 से रिलेटेड है सब कुछ। ओके। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे बताइए, इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे, क्या है मैं इसको अलग से कंप्यूट करना चाहिए? प्लीज टेल मी, क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस हमें अलग से कंप्यूट करना चाहिए? अब देखो, हमने निकाला प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आ गया हमारा, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आ गया हमारा। ओके। अभी जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, ये जो प्रॉफिट है वो कैसे निकला? अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। क्या इस प्रॉफिट को हम लोग यहां नहीं ले सकते? प्लीज टेल मी, क्या इस प्रॉफिट को हम लोग इनकम टैक्स में नहीं ले सकते? यस और नो? नहीं ले सकते। सम पीपल आर सेइंग यस, सम पीपल आर सेइंग नो। प्रॉफिट एंड लॉस वाला ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? सम पीपल आर सेइंग यस, सम पीपल आर सेइंग नो। सो द आंसर इज कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, राइट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एज पर
यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से प्रॉफिट कुछ और हो सकता है, ओके। मान लो यहाँ पर एक्स प्रॉफिट आया, राइट, एक्स इज द प्रॉफिट, ओके। इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, राइट। वो एडजस्टमेंट करने के बाद वो प्लस भी हो सकती है, मतलब ऐड भी हो सकती है और सब्सट्रैक्ट भी हो सकती है, ठीक है। एडिशन भी हो सकता है और सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, राइट। तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनकम आती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, राइट। ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस हैपेंस? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, अमाउंट एक्सप्रेसली अलाउड एज डिडक्शन, राइट। मतलब कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको चेक करना होगा। देखिए होगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर आप क्या लिखते हो, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो, ओके। और यहाँ पर आप क्या लिखते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यहाँ पर क्या एक्सपेंसेस आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं यहाँ पर, ओके। इससे पहले भी आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, यहाँ पर लिखते हो सेल्स, और यहाँ पर क्या लिखते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हो। उसके बाद आपका क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करते हैं आप, राइट। जो बच जाता है वो आपका क्या होता है, नेट प्रॉफिट, ओके। इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आपने किस हिसाब से लिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। यहाँ पर जो एक्सपेंसेस लिए आपने किस हिसाब से लिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सारे एक्सपेंसेस आपको अलाउड नहीं है, राइट। क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में तो जो भी आपके खर्चे हैं वो आप लोगे ही लोगे, जो आपकी इनकम है वो आप लोगे ही लोगे, राइट। लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट हो सकता है वो अलाउड ही ना हो, ओके। तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखिए इसमें सेक्शन 30 to 36 आप एक्सपेंसेस, आपको वो एक्सपेंसेस मिलेंगे जो अलाउड है। एक्सप्रेसली का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड, राइट। यानी कि इनकम टैक्स ने नाम से स्पेसिफाइड है ना, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस, राइट। हम लोग इसकी लिस्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं, ओके। एक्सप्रेसली अलाउड किए गए मतलब नाम से मेंशन किए गए कि ये एक्सपेंसेस आपको अलाउड है, ओके। और उसके बाद हम लोग जनरल डिडक्शंस की बात करेंगे। जनरल डिडक्शन का मतलब क्या होता है, वो डिडक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है। देखो जितना जितना कवर हो सकता था एक्सप्रेसली, उसको कवर कर दिया कहां पर, 30 to 36 में। सेक्शन 30 to 36 में कवर हो गए जितने नाम थे। उसके बाद जब गवर्नमेंट थक गई ना, बस बहुत हो गए, इससे ज्यादा एक्सपेंसेस हम लोग मेंशन नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद गवर्नमेंट ने जनरल प्रोविजन बना दी, जनरल डिडक्शन। उन्होंने बोला बिजनेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा करो, आपको कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगी, सेक्शन 37 में। यानी कि अगर आप ये कंडीशंस पूरी करते हो, सेक्शन 37 के अंदर कंडीशंस लिखी गई, गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप ये वाली कंडीशन पूरी करते हो, आपका कोई भी खर्चा हो रहा है उसमें ये वाली कंडीशंस पूरी हो रही है, तो उससे हम लोग बिजनेस एक्सपेंडिचर मानेंगे, आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ओके। 30 to 36 नाम लिख के गवर्नमेंट ने बोला कि ये वाला एक्सपेंस, ये वाला एक्सपेंस, ये वाला एक्सपेंस, उसमें भी कंडीशन डाली हुई है, ओके। लेकिन वो एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड है, मतलब गवर्नमेंट ने मेंशन किया हुआ कि ये एक्सपेंसेस अलाउड है। जनरल डिडक्शन में जब गवर्नमेंट की लिस्ट पूरी होगी, गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो बहुत हो गया, ओके, अब हम लोग और आगे नहीं लिख सकते, हम लोग क्या करते हैं, ये कंडीशन अगर आप पूरी करते हो, इस टाइप के खर्चे करते हो, तो ये डिडक्शन आपको मिल जाएंगे, राइट। इज दैट क्लियर? जनरल डिडक्शन और एक्सप्रेस डिडक्शन का मीनिंग आपको क्लियर है, ओके। यानी कि जो खर्चे मेंशन्ड है एक्सप्रेसली 30 to 36 में, उसका तो आपको पता है, जो खर्चे आपको लगते हैं बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन वो 30 to 36 में नहीं लिखे हुए, फिर आपको चेक करना होगा कि क्या वो जनरल डिडक्शन यानी कि 37 वाली कंडीशन पूरी कर रहा है। अगर 37 वाली कंडीशन पूरी कर रहा है तो उस डिडक्शन को आप एज ए बिजनेस डिडक्शन ले सकते हो, अदरवाइज इट विल बी डिसअलाउड,
ओके, क्लियर है आपको? क्लियर है? तो अलाउड डिडक्शन कौन कौन सी है, कौन कौन से खर्चे आप माइनस कर सकते हो? वो खर्चे जो सेक्शन 32, 36 और 37 में लिखे हुए हैं, यानी कि ये क्या है, अलाउएबल डिडक्शंस, अलाउएबल डिडक्शंस। ओके, जैसे आप लोग बार बार मुझसे पूछा करते थे, आप मुझसे पूछते थे कि ये खर्चा क्या हम लोग बिजनेस में ले सकते हैं, क्या ये वाला खर्चा हम लोग बिजनेस में ले सकते हैं, राइट? यू पीपल यूज्ड टू आस्क दिस। ओके, तो अभी वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ओके, लेकिन इससे पहले जो आपने रिटर्न की थी वो रिटर्न होती थी हमारी ITR 4, राइट, जिनमें इन एक्सपेंसेस का कोई मतलब ही नहीं होता था। कभी हम लोग इंडिविजुअल, क्योंकि उसमें आपको गवर्नमेंट, आप हम लोग 3 सेक्शन पढ़ते थे, सेक्शन AD, ADA एंड AE, 3 सेक्शंस हम लोग पढ़ते थे। AD किस लिए होता था? स्मॉल बिजनेस के लिए, है ना, आपको याद होगा, स्मॉल बिजनेस के लिए। ADA किस लिए होता था? प्रोफेशन के लिए, स्मॉल प्रोफेशन के लिए। ओके, और AE किस लिए था? ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए, है ना। इसमें क्या होता था, गवर्नमेंट आपको सीधा AD में कितने परसेंट की डिडक्शन देती थी? मतलब आप 6% प्रॉफिट मानते थे, यानी कि 94 टू 92%, मतलब 92 टू 94% तक की डिडक्शन देती थी गवर्नमेंट, है ना। मतलब उसमें आपको एक्सपेंसेस की डिटेल बनाने की, अकाउंट्स मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं होती थी। इसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रिजम्पटिव बेस ऑफ टैक्सेशन। ओके, और AD में कितनी डिडक्शन मिलती थी आपको? 50%, यानी कि बिना कोई रिकॉर्ड मेंटेन किए आप एक खर्चे क्लेम कर सकते थे, राइट। AE में क्या था, आपकी खर्चे की बात ही नहीं होती थी, उसमें क्या होता था, फ्लैट इनकम मानी जाती थी आपकी 7500 रुपए स्मॉल ट्रक से, और जो जो आपके हैवी ट्रक होते थे उसके केस में आपको क्या मिलता था? 1000 पर ट्रक पर मंथ, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डिडक्शन के बारे में। तो ये जो भी डिडक्शन है, मतलब यहाँ पर जो भी डिडक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होंगे? अलाउएबल डिडक्शंस। ओके, अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन 30 टू 37, ये सेक्शन आपको डिडक्शन देते हैं, राइट। दिस सेक्शन गिव्स यू डिडक्शन। लेकिन सेक्शन 40 टू 43B आपको डिडक्शन लेने से रोकता है, रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है उसके ऊपर। रिस्ट्रिक्शन मतलब जैसे सेक्शन 30 टू 37 में आप पढ़ेंगे कि ये डिडक्शन आपको मिलती है, लेकिन सेक्शन 40 टू 43 भी आपको बोलेगा कि ये वाली डिडक्शन आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आप ये कंडीशन पूरी नहीं कर दोगे, राइट। यानी कि वो डिडक्शन लेने से आपको रोकता है। फॉर एग्जांपल कैश एक्सपेंसेस, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता था ना कि कैश में कितना पैसा दे सकते हैं, यस और नो, कैश में कितना खर्चा कर सकते हैं, डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट। लेकिन जब आप मुझसे पूछते थे, मैं आपको बोलता था ITR 4 फाइल करनी है, उसमें तो इस बात का कोई लेना देना नहीं है, आप कैश में कितना मर्जी पे कर दो। आपको आपको तो वैसे ही गवर्नमेंट 92 या 96% तक डिडक्शन दे रही है, आपको याद होगा। ऐसा होता था कि नहीं होता था? प्लीज टेल मी। जब हमने ITR 4 किया था तो उसमें हम लोग सिंपली ये बात करते थे कि खर्चे से कोई मतलब कैश में पे करो, कैसे मर्जी पे करो, आपको गवर्नमेंट वैसे ही डायरेक्शन दे रही है। ओके, तो उसमें हम लोग ऐसे बात करते थे। ओके, लेकिन अब जब हम लोग एक्चुअल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं, एक्चुअल बेसिस पर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, एक्चुअल बेसिस पर टैक्स पे करते हैं, तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी डायरेक्शन अलाउड है और कौन कौन सी डायरेक्शन के लिए कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ रही है। हमें तो सारी डायरेक्शन चाहिए, राइट। लेकिन अगर आपको सारी डिडक्शन चाहिए तो आपको रिस्ट्रिक्शंस का भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि कैश एक्सपेंसेस है, अभी आपने बोला कि 10,000 रुपए तक आप कैश में पे कर सकते हैं, राइट। लेकिन कितने दिन में पे कर सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? कितने दिन में एक एक बंदे को हम लोग 10,000 रुपए तक पे कर सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा लोगों को पे कर सकते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी कब तक? पर डे लिमिट? ओके, ओके, ऑलराइट, सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। अभी हम लोग बात करेंगे इस बारे में। ओके, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ लिखी हुई है? ये रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई है 40 टू 43B में, राइट। 40 टू 43B में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी डिडक्शन लेने के लिए आपको क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, मतलब ये डिडक्शन लेने से रोकेगा। सेक्शन 30 टू 37 आपको डिडक्शन देगा, लेकिन 40 टू 43 भी क्या करेगा? आपको डिडक्शन लेने से रोकेगा, बोलेगा रुक जा भैया रुक जा। ओके,
पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्शन आप ले भी सकते हो कि नहीं ले सकते, राइट? ओके, इज दैट क्लियर? ओके, एग्रीगेट वाला खत्म हो गया गिरीश। ऑलराइट, सो सेक्शन 42 43 में अब देखिए हम लोग बात करते हैं कंपटीशन ऑफ बिजनेस इनकम, राइट? बिजनेस इनकम आप कैसे निकालोगे, यानी कि पीजीबीपी कैसे कैलकुलेशन करोगे? कैलकुलेशन कैसे करोगे? यहां पर आप सबसे पहले क्या लोगे? प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। अब इसमें क्या क्या ऐड होना चाहिए? इसमें क्या क्या ऐड होना चाहिए? सबसे पहले, अब मान लो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ ऐसी डिडक्शन ले ली थी जो आपको अलाउड ही नहीं थी, ओके। अगर मान लो कोई ऐसी इनकम थी, कोई ऐसी डिडक्शन थी जो आपको नहीं लेनी चाहिए और वो आपने ले ली, अब वो डिडक्शन आपको वापस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? प्लीज टेल मी। आपने कोई डिडक्शन नहीं लेनी थी, आपने ले ली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एज पर इनकम टैक्स आपको वो नहीं लेनी चाहिए थी लेकिन आपने ले ली, ओके। तो अब आप उस डिडक्शन को वापस ऐड करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? करोगे ना? वापस ऐड करोगे, और वापस ऐड करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्लीज टेल मी, यस और नो? बढ़ेगा ना? ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कौन सी, क्या ऐड करेंगे? इन एलिजिबल डिडक्शंस, राइट? इन एलिजिबल डिडक्शन आप उसमें क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, ओके। इज दैट क्लियर? ओके, अब मान लो कोई ऐसी इनकम थी, कोई ऐसी इनकम थी जो बिजनेस इनकम थी, ओके। कोई ऐसी इनकम थी जो बिजनेस इनकम थी, ओके, और आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ली ही नहीं, ओके। कोई इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेनी चाहिए थी आपको, लेकिन आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ली ही नहीं, ओके। ऐसी इनकम को ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्लीज टेल मी। करेंगे ना? तो ऐसी कोई इनकम हो जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिसको अकाउंटिंग ही नहीं की, उसको आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम इन द नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि कोई भी ऐसी बिजनेस इनकम जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिया था, उसको आप यहाँ पर ले लोगे। देखिए, जो भी मैं आपको प्रोविजन बता रहा हूँ ना, वट एवर वी आर डूइंग हियर, एग्जैक्टली यही चीज हम लोग करने वाले हैं आईटीआर 3 के अंदर, राइट? ऐसा ही करेंगे हम लोग, ओके। सो इनकम इन द नेचर ऑफ बिजनेस, आप उसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे यहाँ पर, ओके। इसके बाद आप माइनस क्या करोगे? अच्छा, माइनस करने का मतलब क्या? आपकी इनकम कम होगी, यस और नो? और इनकम कम कैसे होती है? खर्चों से। बिजनेस इनकम कैसे कम होगी? खर्चों से कम होगी ना, ओके। तो एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, राइट? वो एक्सपेंसेस जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, उन एक्सपेंसेस को आप यहां पर क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, राइट? यानी कि एलिजिबल एलिजिबल एक्सपेंसेस, ओके सौरभ, ओके। क्लियर है आपको? यानी कि वो खर्चे जिससे इनकम कम होती है, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस नहीं किए थे, उनको आप यहाँ पर माइनस कर दोगे, ओके। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई ऐसी इनकम ले ली जो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं थी, है ना? कोई ऐसी इनकम भी तो हो सकती है जो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब वो बिजनेस इनकम नहीं थी लेकिन आपने गलती से उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लिया। कोई भी इनकम हो सकती है, इट कैन बी एनी इनकम जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लिया लेकिन आपको लेना नहीं चाहिए था, राइट? अब उस इनकम को यहाँ पर माइनस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
यस और नो, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम what kind of question is this, sir? When we are prepare a profit, whatever we put indirect expenses, then देखो पीयूष, आप ये जो क्वेश्चन है ना कि लाइक प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्चुअली यू नीड ए प्रूफ, है ना? यू नीड ए प्रूफ। और आपको पता है कि लाइक हम लोग जब बिजनेस अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास एक एक चीज का प्रूफ होता है। वी नीड टू हैव एवरी काइंड ऑफ पेपर विद अस, राइट? हम लोग एक पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल का भी बिल अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं? बिकॉज इट नीड प्रूफ, राइट? इसी को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल बेसिस ऑफ एक्चुअल अकाउंट, मतलब इसको बोलते हैं एक्चुअल बेसिस ऑफ टैक्स फाइलिंग, राइट? यानी कि टैक्स कैलकुलेट करना एक्चुअल मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम प्रिजम्पटिव बेसिस नहीं, एक्चुअल बेसिस ऑफ टैक्सेशन बोलते हैं इसको। यानी जितना एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ, जितने एग्जैक्ट एक्सपेंसेस हुए, जितने एग्जैक्ट रेवेन्यू हुआ, उन सब की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, विद प्रूफ होनी चाहिए। कभी भी गवर्नमेंट चेक कर सकती है। इज दैट क्लियर? ओके, लोकेश वही कर रहे हैं हम लोग, ITF 3 ही कर रहे हैं। ओके, आपको ITF 3 की कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए ना। ये हम लोग आपके सामने ITF 3 ही कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो इन देखो एलिजिबल एक्सपेंसेस को हमने माइनस किया, इनकम not in the nature of business added to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने उसको गलती से ले लिया था, अब यहां पर हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो जो यहाँ पर बच जाएगा, ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो बच जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, राइट? नोट डाउन कर लीजिए। ओके, क्लियर है तो प्लीज टाइप CL इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया ना? आई विल गिव यू इन दिस चार्ट, मैं ये आपको इस चार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहीं से देख लीजिएगा। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस चार्ट, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ओके, सो मैंने आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का बताया। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो होता है ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। ये अकाउंटिंग मेथड के ऊपर, अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस इनकम पे हमें टैक्स देना होगा, राइट? यानी कि इनकम जो है, कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम दो तरीके से की जाती है। कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम, देयर आर टू अकाउंटिंग सिस्टम, एक होता है मर्केंटाइल सिस्टम और एक होता है कैश सिस्टम, राइट? मर्केंटाइल सिस्टम का मतलब होता है एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम दो तरह की होती है, राइट? किस किस टाइप की होती है? एक जिसे हम लोग बोलते हैं, देखो, पेएबल, नॉट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पेएबल और पेड, ऐसा होता है कि नहीं होता, है ना? एक्सपेंसेस या तो पेएबल होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं, या फिर क्या होता है, पेड, राइट? इसी टाइप से इनकम क्या होती है, एक्रूड, नॉट प्रोविजन, एक्रूड इनकम और रिसीव्ड इनकम, राइट? आपने उधार में माल खरीदा तो एक्सपेंसेस क्या, पेएबल है। कैश में खरीदा तो पेड है। ओके, और अब देखो, एक्सपेंसेस जब होते हैं, एक्सपेंसेस पहले एक्चुअली आउटस्टैंडिंग होते हैं, पहले एक्सपेंसेस करते हैं और उसके बाद हम उसको पे करते हैं, है ना? कैश में बाद में पे करते हैं। ओके, इसी टाइप से इनकम भी क्या होती है, पहले अक्रूड होती है और उसके बाद वो रिसीव होती है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता, है ना? तो दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है मर्केंटाइल सिस्टम, यानी कि जब एक्सपेंसेस हो गए, जब इनकम हो गई, मान लो आपने किसी पार्टी के लिए काम किया, आपका कोई क्लाइंट है, आपने उसके लिए काम किया, तो इनकम अक्रूड हो गई, लेकिन मिलेगी कब? हो सकता है आपको 2 महीने बाद मिले या 3 महीने के बाद मिले, राइट? इसमें देखो दो चीजें हो सकती है। अब मान लो अभी करंट ईयर कौन सा चल रहा है, 2021-22,
ओके, आपने किसी के लिए काम किया, आपने किसी के लिए काम किया 31 मार्च 2021 को, राइट, 31 मार्च 2021 को किसी के लिए काम किया और आपको जो पेमेंट मिली वो मिली मान लो 10 मई को, 10 मई 2021. I am not able to see question asked by other participant in my chat box. कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं यहाँ पर. ओके, सो अगर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आई विल बी स्पीकिंग आउट हियर. ओके, इज दैट क्लियर? सो देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात. ओके, 2022 अभी चल रहा है. ओके, कुछ कोई हमने कोई मान लीजिए हमें कोई इनकम हुई, राइट, हमने किसी के लिए काम किया, किसी क्लाइंट के लिए. कब हमारा काम कंप्लीट हुआ? 31/3/2021 को. ओके, और हमें पेमेंट कब रिसीव हुई? 10 मई 2021 को. ओके, अच्छा, हमने जब काम किया यानी कि अक्रू कब हुई इनकम? अक्रूड कब थी यहाँ पर? अक्रूड कौन से ईयर में थी? इनकम कब कब वो ड्यू हो गई, मतलब कब हमें कौन से साल में हुई? 2020-21 में. यस और नो, प्लीज टेल मी. इनकम अक्रूड कब हुई? 2020-21 में. यस और नो, है ना? और पेड कब हुई? रिसीव कब हुई? रिसीव्ड कब हुई? 21-22 में, है ना? अगर हम लोग मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे होते तो एक्रू ड्यू कब हो गई थी इनकम? 20-21 में, है ना? अगर हम लोग मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे होते, हाँ, आई थिंक एक्रूड इनकम के लिए यूज होता है जहां तक मुझे याद है. ओके, सो इज दैट क्लियर? अगर हम लोग मर्केंटाइल सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहे होते, मर्केंटाइल सिस्टम को फॉलो कर रहे होते, तो ड्यू बेसिस पर हमें उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता. ड्यू कब हो गया था? 20-21 में, राइट. लेकिन अगर हम लोग कैश सिस्टम को फॉलो कर रहे होते तो कौन सा कब पे करना होता हमें? किस इनकम में, मतलब कौन से साल की इनकम मानी जाती हो? 21-22, राइट. अगर हम लोग मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे होते तो वो इनकम मानी जाती 20-21 की, क्योंकि जब ड्यू होगी तभी वो हमारे लिए टैक्सेबल होगी. ओके, और अगर हम लोग कैश बेसिस पर अकाउंटिंग कैश सिस्टम फॉलो कर रहे होते तो जब हमें एक्चुअली मिलेगी, यानी कि कौन से साल की इनकम होगी? 21-22 की, यानी कि पे तो आपको तभी करनी है, मतलब टैक्स तो आपको देना ही देना है, राइट. अगर अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आपको तब पे करना होगा जब वो ड्यू हो जाएगी, और कैश सिस्टम में जब आपको मिल जाएगी, एक्चुअली रिसीव हो जाएगी, ओनली देन यू विल हैव टू पे द टैक्स. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है. ओके, एक्सपेंसेस के केस में भी ऐसे ही होगा. एक्सपेंसेस की डिडक्शन आपको जिस साल में, अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो जब आप एक्सपेंसेस ड्यू हो जाएंगे तभी टैक्सेबल हो जाएंगे, तभी वो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी. और कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो जब वो पे करोगे एक्चुअली तभी आपको डिडक्शन मिलेगी. ओके, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एज पर कंपनीज एक्ट, अगर कोई कंपनी है तो उसे मर्केंटाइल सिस्टम को फॉलो करना मैंडेटरी है. ओके, दे आर रिक्वायर्ड टू follow mercantile system of accounting, right? Is that clear? Okay, okay, so इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 32-36, expenses expressly allowed as deduction, right? अब देखिए इसमें क्या क्या डिडक्शंस हैं. सबसे पहले डिडक्शन रिलेटेड टू बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस, राइट. अच्छा, बिजनेस, अगर आप बिजनेस चला रहे हो और अगर आपकी खुद की बिल्डिंग है, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेंटेड बिल्डिंग, क्योंकि रेंटेड होता तो यहाँ पर ये वाला डिडक्शन ना होता, तो आप रेंट ही पे करते ना. ओके, एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं. ओके, एक वो होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं करंट एक्सपेंसेस. ओके,
फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर नोन एज, मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, देखिए पहले टाइप के जो इनकम होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं करंट एक्सपेंसेस। ओके, और दूसरे टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस, राइट। ऑलराइट, अब करंट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? करंट एक्सपेंसेस मतलब जैसे आपकी बिल्डिंग है, आपने उसको रिपेयर करा दिया, तो कौन से एक्सपेंसेस माने जाएंगे? वो करंट एक्सपेंसेस, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपका एक फ्लोर बना हुआ, आपने एक फ्लोर और बना दिया या फिर एक और रूम बना दिया ऊपर, राइट, कुछ एडिशन करना बिल्डिंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ बिल्कुल शेयर करेंगे पात्रों। ओके, अच्छा अगर करंट एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, अगर आप करंट एक्सपेंसेस कर रहे हो तो आपको सेम ईयर में डिडक्शन मिल जाएगी, राइट। सेम ईयर में डिडक्शन मिल जाएगी पूरी की पूरी। जैसे रिपेयर कराया आपने बिल्डिंग को, तो आपको सेम ईयर में डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, लेकिन अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगी आपको, यानी कि 5 साल में। क्लियर है आपको? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि हर साल आपको 20% की डिडक्शन मिलेगी। फर्नीचर बिल्डिंग में नहीं आता, प्लांट एंड मशीनरी में आता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेक्शन 31 के अंदर पढ़ेंगे हम। ओके, क्लियर है नंदिनी? एसेट, एसेट को रिपेयर कर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं माना जाएगा। एसेट को रिपेयर करवाना, रिपेयर, देखो आप गाड़ी रिपेयर कराते हो, ओके, तो रिपेयर को हम लोग क्या मानेंगे? करंट एक्सपेंसेस। परचेज ऑफ, देखो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना, अगर आपके पास ऑलरेडी बिल्डिंग है तो उसमें और क्या परचेज करोगे? अगर पूरी बिल्डिंग आपकी है तो उसमें और क्या परचेज करोगे? लेकिन अगर उसमें कुछ एड ऑन कर देते हो, हाँ मान लो कि एक पूरी बिल्डिंग है, उसमें 10 फ्लोर है, एक फ्लोर आपके पास है, आपने उसका एक और फ्लोर परचेज कर लिया, राइट, कुछ और फ्लोर, एक और फ्लोर परचेज कर दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑफ कोर्स इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ना। ओके, चाहे आप सेम बिल्डिंग में एडिशन करो चाहे कोई और बिल्डिंग खरीद लो, इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्डिंग खरीद रहे हो, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ओके, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, आप लोग जानते हैं, ओके, और डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी फर्नीचर, राइट, ये एक्सपेंसेस आप कहाँ क्लेम कर सकते हैं? 31 के अंदर। इसमें भी दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक करंट और एक कैपिटल। सर रिपेयर का मतलब क्या होता है? कुछ एड ऑन किया क्या आपने उसके अंदर? प्लीज टेल मी, क्या आपने उसके अंदर कुछ एड ऑन किया? रिपेयर का मतलब आपने बिल्डिंग है, वॉल पे पेंट करा दिया, दिस इज नॉट ए कैपिटल। कुछ इंक्रीज थोड़ी है उससे, उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ रही है। प्लीज टेल मी, आप मान लीजिए आपके पास एक कार है, अगर कार का कोई पार्ट चेंज करवा देते हैं तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी रिपेयर कराने से? प्लीज टेल मी, नहीं ना। कुछ अगर मान लो आप, आपके पास गाड़ी है, मारुति कार है, राइट, उसमें आपने रिपेयर पे खर्चा किया, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर उसमें आप सीएनजी इंस्टॉल करवा देते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। दैट मींस यू हैव डन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इट, राइट। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो उससे वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। ओके, क्लियर है? सो इसके बाद है सेक्शन 36। सेक्शन 36 के अंदर ये कुछ डिडक्शन है, स्पेसिफिक डिडक्शन है, राइट। मैंने इसको एक ही जगह पे कंसाइज करके लिख दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ, इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब आप इन पे पैसा खर्च कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो और आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रहे हो, आप एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवा रहे हो, आप बोनस या कमीशन देते हो एम्प्लॉइज को, राइट। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मनी बोरोड, यानी कि आपने बिजनेस के लिए पैसा उधार लिया था
और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो. ओके कैन यू सी दिस नाउ? कैन यू सी दिस नाउ? ओके सो अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपने पैसा उधार लिया था बिजनेस के लिए और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ओके तो वो एक्सपेंस आप एज ए बिजनेस एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं, राइट. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, राइट. यानी कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, अब देखो होता क्या है, प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवाते हैं, जितना एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है उतना ही एम्प्लॉयर को भी पे करना पड़ता है. तो एम्प्लॉयर के लिए तो वो खर्चा है ना, तो उसकी डिडक्शन उसे मिल जाएगी. एम्प्लॉय की किसी पेंशन स्कीम में वो पैसा जमा कराता है, ग्रेजुएटी फंड में पैसा जमा कराता है एम्प्लॉयर, तो दीज डिडक्शन आर अलाउड एज ए बिजनेस डिडक्शन, राइट. बेड डेप्स हो जाते हैं उसके. ओके फैमिली प्लानिंग प्रमोट करता है, होता है. देखिए गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, राइट. आप में से कितने कितने लोगों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सुना है? CSR के बारे में कितने लोग जानते हैं? ऑफ कोर्स ESI भी आता है उसके अंदर. लोकेश, कितने लोग हैं जो CSR के बारे में जानते हैं? यस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए, कंपनीज, खासकर कंपनीज के ऊपर, कॉर्पोरेट का मतलब ही क्या होता है, कंपनीज, राइट. कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशन रखी हुई है एज पर कंपनीज एक्ट कि उन्हें अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी है, राइट. यस ओके तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी अगर कंपनी पैसा खर्च करती है, दिस इज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर, राइट. अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आप लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में सुना है? टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, सुना है आपने? ओके सो ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है न्यूज़पेपर, ये जो रूरल एरिया में जो लोग हैं उनको एजुकेशन, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनिंग देती थी, ट्रेनिंग, राइट. अभी भी देते हैं ये लोग, राइट. न्यूज़पेपर में इनकी एड आती रहती है. दे गिव ट्रेनिंग टू द पीपल. अब इस ट्रेनिंग पे जो पैसा खर्च होता है वो किस में खर्च हो रहा है? CSR में खर्च हो रहा है उनका, राइट. दे गिव ट्रेनिंग टू द पीपल. और ये ट्रेनिंग मतलब जैसे मैंने खुद ये ट्रेनिंग ली थी, राइट. इन 2011 आई टुक दिस दैट ट्रेनिंग, जिसमें इन लोगों ने ट्रेन किया था. इट वाज ए 7 days ट्रेनिंग. ओके इन 7 days के अंदर इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी, जिसमें इस ट्रेनिंग के बाद मुझे सर्टिफिकेट मिला था फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया. ओके और मुझे क्या करना था, मुझे रूरल एरिया में जाकर लोगों को ट्रेनिंग देनी थी, उनको इंग्लिश बोलना सिखाना था. ओके सो इस केस में जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो एक्सपेंसेस कर रही थी, मतलब हमारी ट्रेनिंग पे जो खर्चा किया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इट वाज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर अगर कंपनीज खर्च करती हैं तो दिस इज अलाउड एज ए बिजनेस डिडक्शंस, राइट. क्लियर है आपको? ओके लेकिन ये बिजनेस की वेलफेयर के लिए, बिजनेस की प्रमोशन के लिए नहीं है. ओके बट दिस इज अलाउड स्पेसिफिकली. ओके इसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. अच्छा, ये प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग में जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो क्या होता है, देखो गवर्नमेंट ना स्कीम निकालती है. स्कीम क्या निकालती है? गवर्नमेंट बोलती है कि आपको फैमिली प्लानिंग स्कीम जो है वो अपने एम्प्लॉयज को उसकी अवेयरनेस देनी है फैमिली प्लानिंग के बारे में, राइट. तो अगर कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट प्रमोट करती है, गवर्नमेंट बोलती है कि आपको अपनी कंपनी के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज को अवेयर करना है फैमिली प्लानिंग के बारे में, उसे प्रमोट करना है, इसके ऊपर जो कंपनीज खर्चा करती हैं, बिजनेसेस खर्चा करते हैं, दोज एक्सपेंसेस आर अलाउड एज बिजनेस डिडक्शन. ठीक है
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आप लोग जानते हैं, अगर स्टॉक एक्सचेंज पर कोई भी सिक्योरिटी शेयर में डील करते हैं तो आपको एसटीटी पे करना पड़ता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज में अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पर डील करते हैं तो उसके ऊपर आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर आप कमोडिटीज में डील करते हैं, कमोडिटीज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्रूड ऑयल, गोल्ड, राइट, और इस टाइप की जितने भी प्रेशियस मेटल, प्रेशियस स्टोन, मतलब वो कमोडिटीज जिसके ऊपर जैसे चावल की वैल्यू के ऊपर भी डील होता है स्टॉक मार्केट, मतलब ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, अप एंड डाउन होती रहती है, ऐसे किसी कमोडिटी पे आप स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू में डील कर सकते हैं, जिसे हम लोग स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, राइट। तो अगर आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको सीटीटी पे करना पड़ता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, राइट। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो आप पे करते हैं, या नाउ डिविडेंड इज टैक्सेबल। ओके, हमने किया था इस बारे में, जब हमने ITR 2 किया था तो उसमें हमने वी डिस्कस अबाउट दैट। ओके, सो एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, देखो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर आप खर्च करते हो ना, तो कुछ साइंटिफिक रिसर्च ऐसी होती हैं जिसमें आपको 200 गुना एक्सपेंसेस मिलते हैं। आप खर्च करो 1 लाख रुपए, ओके, लेकिन आपको डिडक्शन मिल जाती है कितने की, 2 लाख रुपए, राइट। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, और ये बिजनेस डिडक्शन है, यानी कि आप अपने इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, साइंटिफिक रिसर्च करते हो, ओके, कुछ इन्वेंशन करते हो, तो उस केस में यू गेट ए डिडक्शन ऑफ 200%, अप टू 200%, राइट। तो ये डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप के एक्सपेंसेस कर रहे हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अच्छा कोई जानता है व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? सुना है आपने? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जानते हैं आप लोग क्या होता है? जिन लोगों ने कंपनी अकाउंट्स किया हुआ ना, कंपनी अकाउंटिंग की हुई है, दे नो अबाउट द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। देखो होता क्या है, क्या होता क्या है, जब भी कोई आप कंपनी बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर पब्लिक लिमिटेड हो, जब भी आप प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हो तो इस कंपनी को देखो, इस ये कंपनी कब स्टार्ट होती है, कंपनी कब स्टार्ट होती है, जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट। जिस डेट को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उस डेट को कंपनी का जन्म होता है, बर्थ ऑफ ए कंपनी, कंपनी टेक बर्थ ऑन इट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलग चीज होती है, राइट। अब मान लो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, फॉर दैट किसी भी टाइप का कैपिटल एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कोई भी आप खर्चा कर रहे हो कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट। और जब कंपनी का जन्म ही नहीं हुआ, जब कंपनी का जन्म ही नहीं हुआ, बर्थ कब हो रहा है, जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, राइट। जब तक कंपनी का जन्म ही नहीं हुआ, अगर उससे पहले आप कोई खर्चा कर रहे हो तो उसकी डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। डिडक्शन कब मिलेगी आपको, जब कंपनी का जन्म हो जाएगा, कंपनी का जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा उस डेट से आपको डिडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन जैसे डेप्रिसिएशन होता है वैसे अमोर्टाइजेशन होता है। तो ये आपको आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मिलता है, जब कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, ओनली देन यू विल स्टार्ट गेटिंग द डिडक्शन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। क्लियर है तो प्लीज टाइप clear CL in the comment box. fictitious assets, intangible assets भी उसे भी बोलते हैं हम लोग, राइट। जैसे कि आपका fictitious assets, अच्छा लोकेश, ऑलराइट, ओके, जैसे IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, ओके, इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं सर? CIA and MOA। व्हाट इज CIA? क्या होता है विनोद, व्हाट इज CIA? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, COI बोल रहे हैं क्या आप? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। व्हाट इज OCI?
ओके, प्रीलिमिनरी देखो गिरीश, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो कंपनी स्टार्ट होने से पहले आपने किए। ओके, वो एक्सपेंसेस जो कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले आपने किए। देखो सीओआई जो होता है ना, सीओआई मिलना इज एन इवेंट, राइट। एमओए तो आप पहले बनाते हैं। एमओए आपको डिपॉजिट कराना होता है कंपनी एमसीए में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। ये डॉक्यूमेंट सीओए और एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप एमसीए के पास जब डिपॉजिट कराते हैं तो आपको सीओआई मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लैंड सेल की है, किसने सेल की है? हु सोल्ड दैट लैंड? सुनील, सीओआई का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को जब कंपनी हम लोग रजिस्टर कराते हैं तो सीओआई मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अमित, हमने वो ना न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर दिया, आपको न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आपको वहां पर एक्सेस मिल जाएगी। नंदनी, जो कंपनी जो कंपनी कोई एसेट सेल करेगी, कंपनी बनने से पहले तो सेल नहीं कर सकती ना। अगर मान लो कोई कंपनी है, कंपनी का बर्थ ही कब होता है? जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। इससे पहले तो कोई भी एसेट इसके नाम पर होगी ही नहीं। क्या कंपनी के नाम पर कोई एसेट होगी? प्लीज टेल मी। जिस डेट तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब तक कंपनी ही नहीं है उसके नाम पर एसेट कहां से होगी? इसके बाद अगर वो सेल करती है तो कैपिटल गेन होगा उसको, राइट। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले तो कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, उसका बर्थ ही नहीं हुआ, उसके नाम पर कोई एसेट हो ही नहीं सकती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं जनरल डिडक्शन। जनरल डिडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस नॉट कवर्ड इन 30 टू 36 या 37 बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, राइट। मतलब वो एक्सपेंसेस जो यहाँ पर कवर नहीं होते उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल डिडक्शन। और जनरल डिडक्शन मैंने आपको बताया था, जो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किए गए, मतलब जो एक्सप्रेस डिडक्शन नहीं होती, स्पेसिफिक डिडक्शन नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि देखो ये नाम, जितने भी गवर्नमेंट नाम से डिडक्शन देना चाहती तो वो सारे मेंशन हो गए। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब आप जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चा करोगे, इट शुड बी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस। मतलब वो खर्चे जो 30 टू 36 में नहीं है उसे हम लोग जनरल डायरेक्शन बोलेंगे, उसके डायरेक्शन हम लोग कहां पर लेंगे? सेक्शन 37 में। ओके, और सॉरी यहाँ पर 36 ही आना चाहिए था, राइट। एंड इट शुड बी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, राइट। पूरी तरह से वो बिजनेस के ऊपर, बिजनेस पर्पस के लिए होने चाहिए एक्सपेंसेस, राइट। जैसे मान लो आपने आपने गाड़ी खरीदी, उसको पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो, राइट। तो उसकी डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी, पूरी डायरेक्शन नहीं मिलेगी, उतनी मिलेगी जितने आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, राइट। इट शुड नॉट बी पर्सनल इन नेचर, एक्सपेंसेस पर्सनल इन नेचर नहीं होने चाहिए। जैसे ड्राइंग्स, आप अपने अपनी ड्राइंग्स करते हो, मतलब अपने पर्सनल खर्चे के लिए एज ड्राइंग्स वहां पर निकालते हो, तो दिस इज नॉट अलाउड। अच्छा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ड्राइंग्स पे ऐसे एक्सपेंसेस लेते हैं हम लोग? प्लीज टेल मी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेते ना, कैपिटल में से माइनस करते हैं, यस और नो? करते हैं ना? ओके, या इसके बाद इट शुड नॉट बी इन कैपिटल इन नेचर, कैपिटल नेचर के नहीं होने चाहिए, राइट। जनरल डिडक्शन, क्योंकि जितने भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस है वो हमने 30 और 31 के अंदर कवर की, राइट। कैपिटल इन नेचर नहीं होने चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, करंट नेचर का होना चाहिए। करंट मतलब जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कैपिटल नहीं होते वो करंट होते हैं, ओके। मतलब वो जिससे किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है, किसी एसेट की, या फिर कोई एसेट हम लोग परचेज करते हैं, दोज आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल इन नेचर, राइट।
तो अगर सेक्शन 37 वाली डायरेक्शन चाहिए तो जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं आप, इट शुड बी करंट इन नेचर। ओके, इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में खर्चे किए हैं। अगर करंट ईयर में आप खर्चे कर रहे हो तो उसकी एक्सपेंस, उसकी डायरेक्शन आप नेक्स्ट ईयर मिलोगे असेसमेंट ईयर में। ओके, तो अगर आप प्रीवियस ईयर में आपने कोई खर्चा किया, उसी की डायरेक्शन, उसी बिजनेस एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने करंट ईयर में आप खर्चा कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट ईयर में, यानी कि असेसमेंट, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आपको डायरेक्शन मिलेगी, करंट असेसमेंट ईयर में आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी। ओके, सो दीज आर सम कंडीशंस जो एप्लीकेबल है इन सेक्शन 37। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इन नेचर, यानी कि बिजनेस रिलेटेड खर्चा होना चाहिए तो उसकी डायरेक्शन आपको मिल जाती है। ओके, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, देखो 30 to 37 हम लोग बात करते हैं उन एक्सपेंसेस की, मतलब उन सेक्शंस की जिसमें हमें एक्सपेंसेस मिलते हैं, हमें एक्सपेंसेस की डायरेक्शन मिलती है, राइट। लेकिन सेक्शन 40 to 43 हमें डायरेक्शन लेने से रोकता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्शन। अब कौन कौन सी डायरेक्शन हमें लेने से रोकी जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लुक एट दिस। पेमेंट मेड टू रिलेटिव्स, आप लोगों को याद होगा जब हमने क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर किया था, राइट, मैंने आपको बताया था कि आप अपने किसी रिलेटिव को एक्सपेंस आप पेमेंट दे रहे हो। रिलेटिव मतलब, जैसे मान लो, रिलेटिव का मतलब होता है जैसे आपकी वाइफ होगी, फैमिली मेंबर हो गया, राइट। आप आपको कोई कंपनी है और कंपनी के जो डायरेक्टर है, राइट, आप उसको पैसा दे रहे हो। ओके, अब देखो इसके केस में क्या हो रहा है, रिलेटिव को, अगर आप रिलेटिव को पैसा दे रहे हो, रिलेटिव को आप एक्सपेंस दे रहे हो, तो इसमें दो चीजें देखी जाएंगी, राइट। वो डिजर्व करता है कि नहीं करता, राइट, और डू नॉट डिजर्व। ओके, वेदर दैट रिलेटिव डिजर्व दैट पेमेंट और नॉट। जैसे मान लो आप, आपके रिलेटिव है, आप उसको 1 लाख रुपए हर महीने देते हो, हर महीने पे करते हो आपके रिलेटिव को। ओके, बट ही डोंट डिजर्व। ओके, मान लो आपने उसको सीए या अकाउंटेंट की पोस्ट पर रखा हो, बट ही इज नॉट ए क्वालिफाइड अकाउंटेंट, राइट। क्या जस्टिफाई किया जा सकता है 1 लाख रुपए महीना अकाउंटिंग की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी बिना किसी अकाउंटिंग नॉलेज? दिस इज नॉट जस्टिफाइड, राइट। लेकिन डिजर्व करता है, मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, और आप उसे 1 लाख रुपए महीना सैलरी दे रहे हो, डिजर्व करता है कि नहीं करता? करता है ना, राइट। अगर वो डिजर्व करता है तो डिडक्शन विल बी अलाउड, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। पेमेंट मेड टू रिलेटिव, ओके, सो विल हैव टू चेक वेदर दैट पर्सन जिसको हम लोग वो अमाउंट पे कर रहे हैं वो डिजर्व करता है कि नहीं करता, राइट। एग्रीगेट ऑफ कैश पेमेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था, एग्रीगेट ऑफ कैश पेमेंट इन ए सिंगल डे, एक सिंगल डे में आप 10,000 रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते, राइट, एक सिंगल पर्सन को। ओके, जैसे मान लो आप मिस्टर ए को कैश में पेमेंट करते हो 15,000 रुपए की इन ए सिंगल डे, राइट। आप एक सिंगल डे में, या मान लो आपने कुछ इस तरीके से किया, आपने 8,000 रुपए एक कैश दिया, यानी 11 तारीख, आप आज क्या डेट है, 10 तारीख, 10/8 को आपने उसे 8,000 रुपए दिए, और 10/8 को ही एक और बार आपने उसको 7,000 रुपए दे दिए, राइट। तो ये पूरा का पूरा 15,000 डिसअलाउड हो जाएगा। आपने एक बार पे 10,000 नहीं दिए, एक दिन में टोटल एग्रीगेट ऑफ पेमेंट आपने अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की तो 100% ऑफ डिडक्शन अमाउंट इज डिसअलाउड। कैश पेमेंट अगर आप करते हो किसी को भी एक सिंगल डे में, सिंगल पर्सन को जितनी भी आप टोटल पेमेंट करते हो, अगर उसका टोटल एक दिन के अंदर कैश में 10,000 रुपए से ज्यादा होता है तो आपको पूरे की पूरी डिडक्शन डिसअलाउ, पूरे का पूरा खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा, राइट। यानी कि आपको एक पैसे की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है आपको ये पॉइंट? क्लियर है तो प्लीज टाइप सीएल इन द कमेंट बॉक्स। लेकिन अगर मान लीजिए आप कैश में पेमेंट करते हैं फॉर हायरिंग एंड लीजिंग गुड्स, राइट, यानी कि गुड्स कैरी, मान लो ट्रांसपोर्ट वाले को गुड्स कैरी करने के लिए
आप कैश पेमेंट करते हो तो 35,000 रुपए तक की डिडक्शन अलाउड है होल डे, एक दिन में 10,000 रुपए तक एग्जाम्पल है। ये क्लियर है आपको? अगर आप मतलब गुड्स कैरेज वाले को हायरिंग एंड लीज, गुड्स कैरेज को हायरिंग एंड लीज के लिए आप 35,000 रुपए तक कैश में पेमेंट करते हो तो आपको अलाउड है, राइट? क्लियर है? अगर आप किसी बैंक को पे करते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या किसी भी तरीके से पे करते हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो, राइट? यानी कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर आप पेमेंट करते हो इन कैश तो इट इज 100% अलाउड, उसमें कोई लिमिट नहीं है, ओके? अगर आप जीएसटी की, सेल्स टैक्स की, कस्टम की, एक्साइज की, इनकम टैक्स की पेमेंट, यानी कि किसी भी तरह की टैक्स की पेमेंट कैश में करते हो, इट इज 100% अलाउड as deduction, right? Payment made in a village town not served by the bank, मतलब किसी ऐसे टाउन में आप कैश पेमेंट कर रहे हो जहां पर बैंक है ही नहीं, मतलब बैंक की सर्विस ही नहीं है, ओके? तो डिडक्शन इज अलाउड। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को परचेज करने के लिए अगर आप कोई कैश एक्सपेंडिचर करते हो, कैश में खर्चा करते हो, तो दिस इज अलाउड एज डिडक्शन। परचेज ऑफ गुड्स मेड विदाउट द एड ऑफ पावर, जैसे जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट, राइट? जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वो बिना पावर के, बिना मशीनरी के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट? अगर ऐसे गुड्स को परचेज करने के लिए आप कैश में पेमेंट करते हो तो इट इज अलाउड। अगर हम रिलेटिव को एज अकाउंटेंट पे करते हैं तो वो सैलरी में भी तो ऐड हो सकता है। सैलरी में ऐड नहीं, सैलरी तो एज एन एक्सपेंडिचर माइनस होता है ना, हो सकता है सैलरी में, लेकिन कितना डिजर्व करता है वो डिपेंड्स, ओके? अगर वो डिजर्विंग कैंडिडेट है तो डिडक्शन अलाउड है, अगर डिजर्विंग नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, राइट? अगर डिजर्विंग नहीं है तो डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। क्लियर है आपको मोहन? ओके, इसके बाद है सेक्शन 43B, डिडक्शन अलाउड ऑन ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। ये वो डिडक्शन है जो जब आप पे कर दोगे तभी आपको अलाउड है, अगर आप पे नहीं करते तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, यानी कि पेएबल बेसिस पर नहीं है। चाहे आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो, अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो भी जब आप इसके एक्चुअली कैश में पेमेंट करोगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट? और वो कौन कौन से खर्चे हैं? जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट, टैक्स की पेमेंट आप करते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं आप, इंटरेस्ट पेमेंट टू द बैंक जब पे कर दोगे, यानी कि एक्रूअल बेसिस पर नहीं है, पेएबल बेसिस पर नहीं है, जब आप एक्चुअली पे कर दोगे ड्यू बेसिस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, पेड बेसिस पर मिलेगी। किसकी लिमिट की बात कर रहे हो गिरीश? किसकी लिमिट की? किसकी कैश लिमिट की बात कर रहे हो? देखो, कैश लिमिट क्या है वो तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, राइट? अब मान लो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स की जब पेमेंट करोगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। अब इनडायरेक्ट टैक्स की यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कैश में पेमेंट कर सकते हो, इंटरेस्ट की पेमेंट अगर बैंक को करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो, राइट? तो आपको यहाँ पर चेक करना है, ओके? अगर बियरर चेक से पेमेंट करते हैं ₹50,000 और बैंक से कैश कर रहा लेता है तो बिल्कुल कैश पेमेंट नहीं मानी जाएगी, दिस इज नॉट कैश पेमेंट। अगर बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो इट इज नॉट कैश पेमेंट। क्लियर है? क्लियर है? ओके, बैंक के थ्रू, बैंक में एंट्री तो होगी ना उसकी, ओके? पेमेंट टू एम्प्लॉइज लाइक contribution to PF, profit in lieu of salary, bonus, commission payable to employee, अगर ये वाले खर्चे आप जब आप एक्चुअली कर दोगे, जब आप एक्चुअली पेमेंट कर दोगे, कैश में पेमेंट, कैश में या चेक से पेमेंट कर दोगे तभी आपको अलाउड है, अदरवाइज डिडक्शन अलाउड नहीं है आपको। पेमेंट मेड टू रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट, अब जैसे अगर आप वहां पर रेलवे की लॉन्च होती है जहां पर आप गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, तो आपको उसके लिए रेंट पे करना होता है, यानी कि रेलवे की एसेट यूज करने के लिए जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है रेलवे को, उसकी पेमेंट जब आप एक्चुअली कर दोगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी कि ओनली ऑन पेड बेसिस है। चाहे आप मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी फॉलो कर रहे हो तो भी आपको
एक्चुअल बेसिस यानी कि पेड बेसिस पर आपको डिडक्शन मिलेगी, राइट, यानी कि एक्रूवल बेसिस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम लोग ये 3 पार्ट्स और करने वाले हैं, सेक्शन 44 डबल ए, 44 ए बी एंड 44 ए डी एंड ए, राइट। So which we should take a break. Okay, we should take a break of 10 minutes before that. Okay, penalty of course allowed, penalty is allowed as deduction. Okay, okay, so let us take a 10 minutes break. अभी 8:17 है, हम लोग 8:30 पर मिलते हैं दोबारा से। ओके, so I am pausing the recording now. तो हम लोग मिलते हैं करेक्ट 10 मिनट। डिडक्शन जो अलाउड नहीं है वो ऐड हो जाएंगे। हाँ, जो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डिडक्शन ली है, प्रॉफिट एंड लॉस में डिडक्शन ली है जो आपको नहीं लेनी चाहिए थी, तो इनकम टैक्स के हिसाब से उसको ऐड करना पड़ जाएगा दोबारा से। ओके, ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट सेक्शंस। आगे हम लोग बात करने वाले 3 चीजों के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन 44 डबल ए के बारे में, राइट। सेक्शन 44 डबल ए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, राइट। जैसे इसमें लिखा हुआ है कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, यानी कि आपके लिए अकाउंट्स मेंटेन करना, अकाउंट्स रिकॉर्ड रखना, ये कब मैंडेटरी, कब जरूरी है आपके लिए, राइट। और कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एज पर रूल 6F, रूल 6F के हिसाब से आपको कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपल्सरी टैक्स ऑडिट के बारे में। कंपल्सरी टैक्स ऑडिट मतलब कि आपको कब टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। और इसके बाद हम लोग प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन जो है उसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। जैसे आपने पढ़ा था जब हम लोग आईटीआर, जब प्रिजम्पटिव बेसिस पर रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए हमें आईटीआर 4 फाइल करनी पड़ती है, राइट, यानी कि 44 एडी, 44 एई, इन सेक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आईटीआर 4 में हमने किया भी हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बात करने वाले हैं इसके बारे में। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, यानी कि कब आपके अकाउंट मेंटेन करना कंपल्सरी होते हैं। ओके, अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हम लोग बात करें मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स की, राइट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि आप रिटर्न इनकम टैक्स में 2 तरीके से फाइल करते हैं, एक एक्चुअल बेसिस पर और एक प्रिजम्पटिव बेसिस पर, राइट। एक्चुअल बेसिस और प्रिजम्पटिव बेसिस। एक्चुअल बेसिस में मैंने आपको बताया था कि लिए आप अगर आप मान लीजिए जैसे 44 एडी एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर, स्मॉल बिजनेस है, राइट, तो आप चाहें तो प्रिजम्पटिव बेसिस में जा सकते हैं। स्मॉल प्रोफेशन है 44 एडीए, राइट, प्रोफेशन, स्मॉल प्रोफेशन है आप, राइट, तो प्रिजम्पटिव बेसिस होता है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस होता है तो भी क्या होता है, उस केस में भी क्या होता है आपका प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन, आप चाहे तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास कि आपको आप एक्चुअल बेसिस पर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, राइट। अब एक्चुअल बेसिस पर रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका मतलब क्या है, एक्चुअल बेसिस पर रिटर्न फाइल करने का मतलब है कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, राइट। अच्छा, जब 44 डबल ए की बात हम लोग करते थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 करोड़ के बाद, अगर 2 करोड़ से ज्यादा आपकी टर्नओवर है तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, राइट। ऐसा हमने किया था एज पर सेक्शन 44 एडी। अगर प्रोफेशन में है तो 50 लाख से ज्यादा की अगर आपकी टर्नओवर है तो आपके लिए अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी होता है, राइट। टैक्स ऑडिट भी करानी पड़ती है, ऐसा हमने किया था। ओके, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में 10 से ज्यादा अगर ट्रक्स होते हैं, टन ट्रक से ज्यादा होते हैं अगर आपके, दीज आर द लिमिट्स, तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। ओके, प्रिजम्पटिव बेसिस के केस में यानी कि फिर आपको एक्चुअल बेसिस पर रिटर्न फाइल करनी होती है, आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर कर ही नहीं सकते। प्रिजम्पटिव बेसिस की मैक्सिमम लिमिट है 2 करोड़, 50 लाख और 10 ट्रक्स, राइट। तो ये तो आपको क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज टाइप
Yes in the comment box. Please type yes in the comment box. Okay. All right. So अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअल बेसिस ऑफ रिटर्न फाइलिंग। एक्चुअल बेसिस ऑफ रिटर्न फाइलिंग का मतलब कि अगर आप एक्चुअल बेसिस पर रिटर्न फाइल करते हैं तो आप मुझे बताइए आपके लिए अकाउंट्स मेंटेन करना कब जरूरी होता होगा? क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? आपके लिए अकाउंट मेंटेन करना कब कंपल्सरी होना चाहिए? गिव मी योर आंसर्स। क्या कोई लिमिट होगी? एक्चुअल बेसिस पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, नो नॉट 5 करोड़। 5 करोड़ के बाद तो आपको टैक्स ऑडिट, फिर तो वो प्रिजम्पटिव, नो नॉट 2 करोड़, नॉट 2 करोड़ फ्रॉम फर्स्ट डे, नॉट नॉट फ्रॉम द फर्स्ट डे, नॉट 50 लाख। 50 लाख भी नहीं है। हाँ, बिलो 6 8 नो 6, देखो 6 8 वाली कंडीशन, 2 करोड़ वाली कंडीशन, वो तो तब एप्लीकेबल होती है जब प्रिजम्पटिव बेसिस पे जाना चाहते हैं। यानी कि अगर 6% से कम या 8% से कम आप 6% से कम या 8% से कम अपना प्रॉफिट दिखाते हो तो आपके लिए आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे जा नहीं सकते, आपको एक्चुअल बेसिस पे रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। ओके, नॉट इन केस ऑफ कंपनी। ये ITR 1 2 3 4 ये तो कंपनीज के लिए होती नहीं है, कंपनीज के लिए तो होती नहीं है, कंपनीज की बात छोड़ दो यहाँ पर, राइट। पार्टनरशिप फर्म भी छोड़ दो, 1 2 3 4 हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट लुक एट दिस। आपको पहले दिन से अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है। ओके, अकाउंट्स मेंटेन करना आपके लिए तब जरूरी है जब आपकी टर्नओवर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है, राइट। सुना है आपने ये लिमिट? डिड यू हर्ड अबाउट दिस? 1.5 लाख रुपए की लिमिट सुनी है आपने? देखो, अगर आप प्रोफेशन में हो, जस्ट लुक एट दिस, राइट। आप प्रोफेशन में हो, प्रोफेशन दो तरीके का हो सकता है, जो एग्जिस्टिंग है, मतलब पहले से आप उस प्रोफेशन के अंदर पहले से चल रहा है। आज का अगर आप चेक करना चाहो तो आपको पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। लास्ट 3 इयर्स का, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 3 साल एक साथ, राइट। पिछले 3 साल एक साथ आप चेक करोगे, पिछले 3 सालों में क्या आपके टर्नओवर, आपकी जो सेल है, ग्रॉस रिसिप्ट, जो आपकी ग्रॉस, अगर प्रोफेशन है तो रिसिप्ट होगा, है ना। अगर बिजनेस होता तो उसमें टर्नओवर कहते हैं, उसको सेल्स बोलते हैं, लेकिन प्रोफेशन के केस में उसे क्या बोला जाता है? रिसिप्ट्स, राइट। सो अगर आप प्रोफेशन में और पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में अगर आपकी टर्नओवर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, राइट। ओके, पिछले 3 सालों में लगातार। ओके, और अगर आप न्यू बिजनेस में, मतलब अभी आपने जस्ट प्रोफेशन स्टार्ट किया और आपको लग रहा है कि आपकी जो टर्नओवर है इस साल में, आपकी जो रिसिप्ट है इस साल में 1.5 लाख को क्रॉस कर जाएगी, तो अब अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू कर दो। ओके, ऑलराइट। एक्चुअल बेसिस पर अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है, यानी कि आप प्रिजम्पटिव बेसिस में जाने नहीं चाहते, अकाउंट्स तो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे ना। अगर आप एक्चुअल बेसिस पर रिटर्न फाइल करोगे तो आपको अकाउंट्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, तो अकाउंट्स मेंटेन करने का मतलब क्या है? कब से अकाउंट्स मेंटेन? 1.5 लाख से कम है तो मत करो, बिना अकाउंट्स मेंटेन करे भी चल जाएगा। 1.5 लाख कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं। ओके, यानी कि 1.5 लाख अगर आपको लग रहा है पिछले 3 सालों में क्रॉस हो चुका है, 1.5 लाख से ज्यादा की आप सेल करते थे पिछले 3 सालों में, तो अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू कर दो। जैसे ये साल शुरू होता है, पिछले 3 सालों की आप ट्रांजेक्शन देख लो, 1.5 लाख से ज्यादा था तो इस साल में आप शुरू कर दो। और अगर इस साल आपने अभी अभी प्रोफेशन स्टार्ट किया, अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आपको लगता है कि इस साल आपकी टर्नओवर 1.5 लाख से ज्यादा होगी, तो आप फर्स्ट डे से अकाउंट मेंटेन करना शुरू करो। ओके, क्लियर है आपको? क्लियर है तो प्लीज टाइप CL इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अगर ये बिजनेस है आपका, अगर ये बिजनेस है आपका, तो इस केस में आपको देखना होगा पिछले 3 सालों में आपका प्रॉफिट, राइट। यहां पर क्या था? रिसिप्ट था, ध्यान दीजिएगा। प्रोफेशन में के केस में क्या था? ग्रॉस रिसिप्ट्स। ओके, टोटल नहीं। 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, मतलब पहले साल 1.5 लाख क्रॉस किया, दूसरे साल भी 1.5 लाख क्रॉस किया, तीसरे साल भी 1.5 लाख क्रॉस किया,
राइट। तो इस साल आपको, ओके क्लियर है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस है अगर आपका, ओके, तो प्रॉफिट इन 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रीसीडिंग ईयर्स, ओके, प्रॉफिट 1.5 लाख से ज्यादा हो, और अगर टर्नओवर की बात करें, टर्नओवर तो ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 25 लाख रुपए से ज्यादा अगर होती है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के अंदर, तो उस केस में आपके लिए अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, ओके। और अगर आपका न्यू बिजनेस आपने स्टार्ट किया, ओके, यहाँ पर देखिए और लिखा हुआ है, और या आप या तो आपकी टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा हो, राइट, या फिर आपका प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो, तो आपके लिए अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है, ओके। और अगर आपको लग रहा है कि इस साल आपकी जो टर्नओवर है वो 25 लाख क्रॉस कर जाएगी, या आपका प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होगा, यू हैव टू मेंटेन अकाउंट्स, ओके। कैसे मिलेगा, हम आपको भेज देंगे ग्रुप में, ओके। कवर्ड अंडर 44 AD, ADA एंड AE, ये नेक्स्ट कंडीशन है। क्लेमिंग इनकम लोअर देन, या देखो, अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर रिटर्न फाइल करना चाहते हो, ओके, अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर रिटर्न फाइल कर रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि आपका प्रॉफिट जो है वो 6% या 8% से कम है, तो फिर आपको फर्स्ट डे से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ओके। इज दैट क्लियर? डू नॉट एक्सीड, इस केस में क्या है, इफ योर प्रॉफिट डू नॉट एक्सीड, मेंटेन, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर एज में एनेबल असेसिंग ऑफिसर, या तो इसमें क्या है, देखिए, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 लाख से या 25 लाख से ज्यादा नहीं है, या फिर 1.5 लाख से आपका प्रॉफिट नहीं है, जो ये कंडीशन हमने यहाँ पर पढ़ी, अच्छा ये हम लोग पढ़ रहे थे, ये कंडीशन आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं जब आपका आ, आपको 6F के हिसाब से, चलिए मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर व्हाट वी हैड टू से इज, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर पढ़ा कि रूल 6F के हिसाब से आपको कब अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। देखो एक्चुअल बेसिस पर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, एक्चुअल बेसिस पर, तो आपको डे 1 से रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने हैं, अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं डे 1 से, यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। और कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, जो असेसिंग ऑफिसर को अनेबल कर दे कंप्यूट करने के लिए आपकी इनकम, राइट। यानी कि अगर आप एक्चुअल बेसिस पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जैसे सेल्स के रिकॉर्ड, परचेज के रिकॉर्ड, जिससे आपकी इनकम कंप्यूट की जा सके। अगर असेसिंग ऑफिसर को चेक करना हो कि आपकी इनकम कितनी बन रही है, वो इजीली चेक कर सके, राइट, आपको वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ सकते हैं, जैसे टैली में अपने अकाउंट्स मेंटेन कर लिए, ओके, वो रिकॉर्ड्स आपको रखने जिससे आपकी इनकम कंप्यूट हो सके, ओके, डे 1 से, अगर आप एक्चुअल बेसिस पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके बाद रूल 6F एप्लीकेबल हो रहा है। रूल 6F का मतलब क्या है कि आपको स्पेसिफाई किए गए कि कौन से अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं। कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कैश बुक, लेजर, सॉरी, कैश बुक, जनरल लेजर, कॉपीज ऑफ बिल्स। अगर 25 रुपए से ज्यादा का बिल है तो आपको बिल्स की कॉपी भी रखनी है। डेली कैश लेजर आपको मेंटेन करना है, राइट, कैश लेजर, कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है। इन्वेंटरी ऑफ ड्रग, मेडिसिन एंड अदर कंज्यूमेबल्स, राइट, एक आपको एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें आप सारी डिटेल्स एंटर करोगे रिगार्डिंग ड्रग, मेडिसिन एंड अदर कंज्यूमेबल्स, राइट। ये रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना जरूरी है एज पर रूल 6F। और रूल 6F कब एप्लीकेबल होते हैं, जब आपकी टर्नओवर प्रोफेशन के केस में 1.5 लाख से ज्यादा है, राइट, और बिजनेस के केस में 25 लाख से ज्यादा, या प्रॉफिट आपका 25 लाख 15,000 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है, राइट। तो क्या क्लियर है आपको? क्लियर है तो प्लीज टाइप CL इन द कमेंट बॉक्स। यहां तक अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप CL। ओके, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं,
टैक्स ऑडिट के बारे में, कंपल्सरी टैक्स ऑडिट। कंपल्सरी टैक्स ऑडिट में सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होता है? 44AB, राइट। कब ऑडिट करानी पड़ती है आपको? जब आप अगर बिजनेस कर रहे हो, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। प्रोफेशन में 50 लाख रुपए से ज्यादा आपकी टर्नओवर है तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, राइट। और अगर आप कवर्ड हो 44AD, ADA में या AE में, यानी कि स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल प्रोफेशन है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, तो आपको अगर आप 6% या 8% से, या प्रोफेशन के केस में 50% से अपना कम प्रॉफिट दिखाते हो, तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ऑडिट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, राइट। और इसी तरीके से अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस में अगर कवर होते हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। देखिए प्रिजम्पटिव बेसिस से कुछ और कंडीशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए प्रिजम्पटिव बेसिस किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है? इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, एचयूएफ के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। एलएलपी के ऊपर इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि एलएलपी एमसीए से इनकॉर्पोरेट होती है। एलएलपी बनाई जाती है, वहां से वहां रजिस्टर होती है जहां पर कंपनीज रजिस्टर होती है, राइट। एमसीए से रजिस्टर होती है। एलएलपी इज नॉट कवर्ड इन सेक्शन एडी 44AD। नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। कंपनीज, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब लोगों के ऊपर सेक्शन 44AD एप्लीकेबल नहीं होता। यानी कि सिर्फ 3 लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर, एचयूएफ के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, राइट। इन एलिजिबल बिजनेस कौन कौन से हैं? देखो प्रोफेशन 44AA, जैसे देखिए आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस एजेंट ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर वो उनका इनएलिजिबल बिजनेस होता है फॉर 44AD। इंश्योरेंस एजेंट्स ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, दे हैव टू फाइल ITR 3, राइट, क्योंकि उनके ऊपर प्रेजेंटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होता। रियल एस्टेट एजेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। HR प्लेसमेंट्स, HR जो चलाते हैं अपना प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। हु अर्न इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज और बिजनेस, राइट। इन लोगों के ऊपर 44AD एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। क्लियर है यहाँ तक? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू नो, राइट। और प्रेजम्पटिव इनकम आपको कितनी दिखानी पड़ती है? 6% या 8% ऑफ योर रिसिप्ट, ऑफ योर सेल, ऑफ योर टर्नओवर। अगर कैश में रिसिप्ट हो रही है तो 8%, अदर देन कैश मिल रही है तो आप 6% तक अपना प्रॉफिट दिखा सकते हैं, उससे कम आप प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। उसके बाद है 44ADA स्मॉल प्रोफेशन। देखिए कौन कौन से प्रोफेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है? लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर प्रोफेशनल, जैसे इंटीरियर डिजाइनर वगैरह, है ना, या फिर बिल्डिंग्स बनाने का जिनका काम होता है, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, ओके, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह, वेबसाइट वगैरह बनाना, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, NRI, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर कोई कंपनी है जो फॉरेन कंपनी है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, उसकी जो भी इनकम है उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, और वो उसके ऊपर ही ये स्मॉल प्रोफेशन वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। स्मॉल प्रोफेशन के केस में अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है, अगर 50 लाख तक है तो ही आप इस सेक्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और आपकी प्रेजम्पटिव इनकम जो 50% से ज्यादा नहीं होगी, मतलब 50% से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी लेस देन 50% ऑफ योर रिसिप्ट्स। ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में आप लोग जानते हैं, अगर स्मॉल व्हीकल्स हैं, तो उसके केस में 7500 पर मंथ पर ट्रक, राइट। और अगर इस केस में अगर हैवी व्हीकल है, तो उस केस में 1000 रुपीज पर टन पर मंथ आपकी इनकम मानी जाती है, राइट। दीज वर द प्रोविजन एप्लीकेबल इन केस ऑफ 44AD, 44AE, ADA एंड 44AE, राइट। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो प्लीज टाइप CL इन द कमेंट बॉक्स।
सेक्शन 44AA, सेक्शन 44AA मैंने बताया ना आपको, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट डबल ए में किया था, टैक्स ऑडिट हमने 44AB के अंदर किया था। ओके जस्ट लुक एट दिस, this is 44AA, this is 44AB, right? Okay, all right, so आज का सेशन हमारा यहीं तक है। ओके अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड अदर सोर्सेज होता है, हमेशा से हमने यही बात की, अदर सोर्सेज में आता है। हाउ वी गेट द कॉल सेशन रिकॉर्डिंग, ऑल सेशन रिकॉर्डिंग, ओके ऑल सेशन रिकॉर्डिंग के बारे में वी विल बी गिविंग अ सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए बहुत सब कुछ ना ऐसे बिखर गया, राइट? सो विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल रिकॉर्डिंग एट वंस, एक ही जगह पर आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके चाहे आप लोगों को इंडिविजुअली देना पड़े हमें, या पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ मैं अभी आपको आपके ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। ओके आई एम शेयरिंग दिस इन योर ग्रुप। प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड। अच्छा कल वाला जो सेशन है, बिफोर लिविंग दिस सेशन, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कल वाला जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डिडक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके और आप लोगों को पता है कि डिडक्शंस के बारे में जानना आप लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? टैक्स सेविंग, कल सेशन नहीं हुआ था, पीडीएफ फाइल अपलोड अभी हो जाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 4? रिधिमा ITR 4 जानते हैं आप? प्लीज टेल मी, डू यू नो अबाउट ITR 4? ईपीएफ विड्रॉल तो सैलरी है ना आपका, सैलरी का पार्ट है सुधीर, उसको वैसे काउंट नहीं करते। निकुंज जी आपको मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ओके या एक ही जगह पर, हाँ हम आपको एक ही जगह देना चाहते हैं। या तो ITR 3 जो होती है ना वो भी बिजनेस, मतलब वो सभी टाइप की इनकम के लिए होती है। ओके यानी कि उसमें सभी टाइप की इनकम आती है A to Z। जैसे ITR 4 में कैपिटल गेन नहीं आता था, तो ITR 3 में कैपिटल गेन भी इंक्लूड होता है। ओके डोंट वरी विकास, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। सो हाउ वाज टुडेज सेशन? कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? वाज दैट इंटरेस्टिंग? लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।